हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मटेरियल बोल के जो चैप्टर है उसका एक क्विक रिवीजन। चलो सर, ये स्टार्ट करने के पहले 2 मिनट का बेसिक बैकग्राउंड। अभी बस एक चीज इसमें समझना, जब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं मटेरियल का, तो ये पूरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का। जब पूरे चैप्टर के अंदर में डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स का कोई भी मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल के बारे में। रॉ मटेरियल का स्टॉक क्या रहना चाहिए, रॉ मटेरियल का हर एक बार में कितना क्वांटिटी परचेज करना चाहिए, रॉ मटेरियल को के लिए सप्लायर से कितना डिस्काउंट के लिए बात करना चाहिए, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, रॉ मटेरियल का टर्नओवर रेशियो क्या रहेगा, एग्जैक्ट हम लोग ये चीज को जानना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का नाम है मटेरियल। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक टॉपिक जिसका नाम क्या है, स्टॉक लेवल्स। इसमें काफी सारे टॉपिक है मटेरियल चैप्टर में। पहले हम लोग पढ़ते हैं स्टॉक लेवल्स बोल के टॉपिक। अब देखो स्टॉक लेवल्स के अंदर में क्या है, एक मिनट। चलो सबसे पहले स्टॉक लेवल समझने के पहले हम लोग को दो टर्म का मतलब जानना जरूरी है। तुम लोगों का क्या है वो दो टर्म। सबसे पहले दो टर्म जो हम लोग को जानना है वो रहेगा, एक वर्ड रहेगा लीड टाइम, जिसके एक और नाम है रीऑर्डर पीरियड या डिलीवरी पीरियड, और एक टर्म रहेगा कंजम्पशन। कंजम्पशन का एक और नाम क्या है, यूसेज। पहले हम लोग दो टर्म का मतलब समझते हैं। पहला हमारा लीड टाइम या रीऑर्डर पीरियड या डिलीवरी पीरियड, अगला रहेगा कंजम्पशन या फिर यूसेज। लीड टाइम का मतलब क्या, अब मान लो मेरे को कुछ मटेरियल परचेज करना है मेरे सप्लायर से। अगर मटेरियल परचेज करना है सप्लायर से, तो हम सप्लायर को बोलेगा भाई सप्लायर मुझे मटेरियल दे, परचेज डिपार्टमेंट उसको इन्फॉर्म करेगा। अब जैसे ही इन्फॉर्म करेगा उससे मैं पूछेगा, देख तेरे को परचेज ऑर्डर तो आज दे रहे हैं, तुम ये बता मटेरियल तुम कितने दिन में डिलीवर करेगा। अब मान लो वो बोलता है हम मटेरियल को डिलीवर करेंगे 7 से 10 दिन के बीच में। एग्जांपल है 7 से 10 दिन के बीच में। तो लोग ऑर्डर देंगे आज, पर मेरे को मटेरियल मिलेगा 7 से 10 दिन बाद। तो जो टाइम गैप है ना, आज ऑर्डर दिए और जो मटेरियल मिलेगा कुछ दिनों बाद, ये टाइम गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, लीड टाइम। जिसका एक और नाम क्या है, री ऑर्डर पीरियड, यानी जितनी बार ऑर्डर देंगे उस ऑर्डर को फुलफिल करने में कितना पीरियड लगेगा। ये इसका एक और नाम क्या रहेगा, डिलीवरी पीरियड। तो देखना ये टाइम गैप है कौन से दो दिन के बीच में, बिटवीन द डेट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर। अब एक और बात सुनना, तो यहां पे हम लोग क्या जस्ट देखे, एग्जांपल में हम लोग देखे 7 से 10 दिन। 7 से 10 दिन, जल्दी से जल्दी अगर वो दिया तो 7 दिन में देगा, अगर लेट से लेट किया वो 10 दिन लगाएगा। तो बताइए जो जल्दी से जल्दी 7 दिनों में दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम लीड टाइम। जो 10 दिन लगा रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम लीड टाइम। यानी आज ऑर्डर दिए कितने दिनों बाद मटेरियल आएगा, वो डिफरेंस है लीड टाइम, वो हमेशा रेंज में रहेगा। जो सबसे छोटा नंबर वो ऑब्वियस बात है मिनिमम लीड टाइम रहेगा, ये क्या बनेगा, मैक्सिमम लीड टाइम। तो ये पहला टर्म लीड टाइम। तुम लोगों इसका क्या रिलेशन है इस टॉपिक के साथ, 2 मिनट का टाइम दो, समझ में आएगा। अगला हमारा वर्ड है कंजम्पशन या फिर यूसेज। अब देखो एक बात समझ लो, सबसे पहले ये दो वर्ड होता है, एक होता है प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, और एक होता है कंजम्पशन या फिर यूसेज। एक वर्ड है प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, एक वर्ड है कंजम्पशन या फिर यूसेज। अब जब भी हम लोग कभी बोलते हैं ना कि प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग किया गया, इसका मतलब क्या चीज को प्रोड्यूस किया गया है, फिनिश गुड्स को। प्रोडक्शन हमेशा फिनिश गुड्स का होता है, मैन्युफैक्चरिंग हमेशा फिनिश गुड्स का होता है। तो ये हमेशा फिनिश गुड्स का होता है। और जो कंजम्पशन या यूसेज है ये हमेशा क्या चीज का होता है, रॉ मटेरियल का। जैसे मान लो अगर हम बोले कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर मेरा फिनिश गुड्स है। अगर हम बोले पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेन फिनिश गुड्स है। अगर हम बोले मोबाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं, मोबाइल फिनिश गुड्स है। यानी जो चीज को प्रोड्यूस किया जाता है वो फिनिश गुड्स है, और वैसे फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, वैसे फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल को यूज करना पड़ेगा या कंज्यूम करना पड़ेगा। तो वर्ड कंजम्पशन या यूसेज हम लोग हमेशा रॉ मटेरियल के साथ एसोसिएट करते हैं।
ये चीज एकदम माइंड में सेट करना। प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स का होता है, कंजप्शन या यूसेज रॉ मटेरियल का होता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, क्या साल भर में एक कंपनी सेम फिनिश गुड्स बनाता है? बिल्कुल नहीं, कोई चांस ही नहीं है। अब मान लो जब डिमांड ज्यादा है वो ज्यादा बनाएगा, जब डिमांड कम है वो कम बनाएगा। और मान लो ये कितना बनाता है, कम से कम अगर बनाएगा तो मान लो एक दिन में बनाएगा 100 यूनिट, अगर ज्यादा से ज्यादा बना पाया तो ये बनाएगा 125 यूनिट्स। जब कम से कम ये बनाएगा 100 यूनिट, ये हो गया मिनिमम, और ज्यादा से ज्यादा बनाएगा 125, ये हो गया मैक्सिमम। क्या चीज का? प्रोडक्शन का। तो ये हुआ मिनिमम प्रोडक्शन, ये होगा मैक्सिमम प्रोडक्शन। अब मान लो हर एक यूनिट को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल डेफिनेटली लगेगा। मान लो हमारे क्वेश्चन में लिखा है हर एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स को बनाने में रॉ मटेरियल लगता है 2 kg, तो या एक यूनिट को बनाने में लगता है 2 kg, तो कम से कम अगर 100 यूनिट बनाना है मतलब पता है कितना रॉ मटेरियल कम से कम यूज करना पड़ेगा? 200 kg। सिमिलरली 125 यूनिट मैक्सिमम बनाना है, तो ये मैक्सिमम 125 यूनिट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना यूज करना पड़ेगा? 125 इंटू 2, 250 kg। जब एक बात समझना, जिस समय मिनिमम प्रोडक्शन होता है रॉ मटेरियल का यूसेज भी मिनिमम होगा, जब मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है रॉ मटेरियल का यूसेज भी मैक्सिमम होगा। तो पता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनिमम कंजम्पशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्सिमम कंजम्पशन। और अगर बाई चांस कोई पूछे एवरेज कंजम्पशन क्या है, तो मिनिमम है 200, मैक्सिमम है 250, इसका एवरेज क्या बन जाएगा? 200 प्लस 250 बाय 2 कितना बन जाएगा? 225 kg। ठीक, तो ये बात एकदम माइंड में सेट करना। हमारा कंजम्पशन क्या चीज का होता है? रॉ मटेरियल। आइदर क्वेश्चन में क्लियर कट ये कंजम्पशन दे ही देगा, अगर दे दिया तो झमेला ही नहीं है। पर मान लो कंजम्पशन नहीं देके प्रोडक्शन दे दे, तो प्रोडक्शन तो फिनिश गुड्स का होता है। फिर ये जानने का कोशिश करना है हर एक को बनाने में कितना केजी लगता है, उसकी बेसिस पे मिलेगा मेरा मिनिमम, मैक्सिमम या एवरेज कंजम्पशन क्या आया। तो देखा एग्जैक्ट यही बात हमारा पॉइंट नंबर बी में है। क्या है जरा देखे, हमारा मिनिमम कंजम्पशन क्या कैसे मिलेगा? मिनिमम कंजम्पशन क्या था? 200। ये कैसे निकाले? मिनिमम प्रोडक्शन कितना था, सॉरी मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? 250। ये कैसे मिलेगा? मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना था? 125 इंटू यूसेज पर यूनिट, यानी हर एक को बनाने में क्या लगा? तो 125 इंटू 2। हमारा मिनिमम कंजम्पशन कैसे आएगा? कितना मिनिमम प्रोडक्शन है वो देखो, 100 यूनिट था और हर एक को बनाने में लगता है 2, तो कितना आएगा? 200 kg। ठीक, हमारा एवरेज कंजम्पशन कितना आएगा? कितना एवरेज में प्रोडक्शन है? तो 125 और 100 का एवरेज क्या बनेगा? 112.5। एक को बनाने में लगता है 2, कितना आएगा? 225 kg। ठीक, तो ये था हमारा पहला बात, लीड टाइम का मतलब क्या। हमारा सेकंड बात, कंजम्पशन का मतलब क्या। एक आखिरी बात, अब जब भी कंजम्पशन या लीड टाइम रहेगा वो जनरली सेम टर्म्स में रहना चाहिए। तुम लोगों ने सेम टर्म्स का मतलब क्या होता है? अब देखो, अगर लीड टाइम बाई चांस दिया हुआ है डेज में, अगर लीड टाइम देखो बाई चांस दिया हुआ है डेज में 7 से 10 दिन, तो कंजम्पशन में मेरे को निकालना चाहिए पर डे क्या होगा। अगर बाई चांस लीड टाइम रहता वीक में, तो कंजम्पशन में मेरे को निकालना चाहिए पर वीक क्या होगा। अगर लीड टाइम बाई चांस दिया हुआ है मंथ में, तो कंजम्पशन में मेरे को निकालना चाहिए पर मंथ क्या होगा। तो दोनों सेम टर्म्स पे रखना। ठीक, तुम लोग लीड टाइम का मतलब समझे, कंजम्पशन क्या है जाने, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज क्या होता है वो जाने। ठीक, अब ये सारे टर्म्स के बेसिस पे हम लोग कुछ फॉर्मूला ड्राइव करने का कोशिश करते हैं। चलो एक काम करें, कुल मिला के देखो 5 स्टॉक लेवल है, जानते हैं क्या क्या है। हमारा पहला स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल, पहले मतलब जानो। अब देखो रीऑर्डर लेवल, पहला बात ये सारा का सारा स्टॉक लेवल कौन निकालेगा? जो स्टॉक मेंटेन करता है। अगला क्वेश्चन होता है स्टॉक मेंटेन कौन करता है? स्टॉक मेंटेन कौन करता है? स्टोर डिपार्टमेंट। यानी सारा कैलकुलेशन कौन करने वाला है? स्टोर डिपार्टमेंट। पहला रीऑर्डर लेवल। और रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या? वो स्टॉक लेवल कि जैसे स्टॉक वहां जब पहुंचेगा ना, हमारा कंपनी क्या करेगा? ऑर्डर दे देगा सप्लायर को और मटेरियल परचेज करने के लिए। यानी स्टॉक, एक बार समझते हैं इसको आराम से। मान लो स्टॉक था इतना, मान लो पूरा स्टॉक भरा हुआ है।
मान लो ये पूरा स्टॉक पड़ा है। अब ऑब्वियस बात है, जब स्टॉक पड़ा हुआ है स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर में, तो जब जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मांगेगा उसको मटेरियल देना पड़ेगा। और जब मटेरियल देगा वो क्या करेगा, देखो थोड़ा थोड़ा मटेरियल इशू किए जा रहा है। अब जब मटेरियल इशू किए जा रहा है तो लास्ट में खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है, पूरा खत्म करने से काम चलेगा नहीं। तो ये क्या करेगा, एक लेवल निकाल के रखेगा कि जैसे स्टॉक यहां पहुंच जाए ये तुरंत अगला ऑर्डर प्लेस करेगा टू सप्लायर। ऐसी स्टॉक लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल। ऐसी स्टॉक लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल। क्वेश्चन उठता है ये कैसे मिलेगा। हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि देखो ऑर्डर तो देंगे आज, पर सप्लायर कुछ टाइम लगाएगा देने में, और इसलिए फैक्ट्री कौन सा बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूज करेगा। तो वो इस हिसाब से ऑर्डर देना चाहेगा कि जब सप्लायर को जितना भी ज्यादा से ज्यादा टाइम लग जाए और हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी जितना ज्यादा से ज्यादा भी यूज कर ले, तब भी एटलीस्ट स्टॉक खत्म ना रहे, स्टॉक मेरे पास पड़ा रहे। तो उतना स्टॉक जब इसके पास पहुंचा, वो तुरंत क्या करेगा, अगला ऑर्डर प्लेस करेगा अपने सप्लायर को। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, हमारा ये एग्जांपल लिए थे, कंजम्पशन मिनिमम में था 200, मैक्सिमम में था 250 केजी, एवरेज या नॉर्मल था 225 केजी। हमारा लीड टाइम मिनिमम था 7 दिन, मैक्सिमम था 10 दिन, एवरेज में क्या है 8.5 दिन, 7 और 10 का एवरेज। अब अगर बाई चांस मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, अब बाई चांस अगर मेरे को कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सीधा देखेंगे मेरा सप्लायर मैक्सिमम कितना टाइम लगाएगा, 10 दिन। कंजर्वेटिव होकर चल, बोलता है 7 से 10 दिन, पर मान के चल वो 10 दिन लगाएगा। अगला कंजम्पशन मैक्सिमम कितना यूज कर लेगा, डेली डेली करके 250 करके, ये सारा है पर डे 250 केजी करके। जिन्हें सप्लायर 10 दिन लगा दिया और मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डेली 250 केजी करके यूज कर लिया, तो 10 दिनों में वो कितना यूज कर पाएगा, 2500। तो 2500 केजी पहुंचे और उस समय अगर अपना ये ऑर्डर दे दे, तो कोई भी सिचुएशन हो जाए, स्टॉक देखो खत्म नहीं होगा, मतलब प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। मैक्सिमम 10 दिन लगेगा, लगाने दे। डेली मैक्सिमम 25 केजी करके 250 केजी करके यूज करेगा, कितना यूज कर लेगा, 2500। उतना स्टॉक तो पड़ा हुआ था। यानी वर्स्ट की सिचुएशन में पूरा 2500 केजी यूज हो जाएगा, पर जैसे यूज हो जाएगा तुरंत हमारा सप्लायर आ जाएगा नया स्टॉक लेके, यानी मेरा प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। ऐसे स्टॉक लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल। और देखो ये आया कैसे, रीऑर्डर लेवल में मेरे को निकालना है किस स्टॉक लेवल पे ऑर्डर दिया जाए, या हम लोग कंजर्वेटिज्म लगाएंगे। और कैसे करेंगे, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना इनटू मैक्सिमम लीड टाइम कितना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक, कब, अगर बाई चांस कंपनी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन ना करे तब। अब तुम दोनों अगर मान लो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहा है, तब क्या होगा, 2 मिनट का टाइम दो या 15-20 मिनट का टाइम दो, बाद में बताएंगे। अब देखो हमारा अगला स्टॉक लेवल का नाम क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल। ये इसका एक और नाम है सेफ्टी स्टॉक, ये इसका एक और नाम है बेस स्टॉक, ये इसका एक और नाम है बफर स्टॉक। ठीक, अब मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल या सेफ्टी स्टॉक या बेस स्टॉक या बफर स्टॉक वो स्टॉक लेवल है जो एक कंपनी आइडियलिस्टिकली मेंटेन करना चाहेगा साल भर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। यानी जब हर चीज नॉर्मल चल रहा है, उस समय मिनिमम कितना स्टॉक वो अपने पास साल भर रखना चाहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल, या सेफ्टी स्टॉक, या बेस स्टॉक, या बफर स्टॉक। क्वेश्चन उठता है ये कैसे फॉर्मूला बनेगा इसका। देखो आज जैसे हमारा एग्जांपल जो चल रहा था, देखो इतना स्टॉक पड़ा हुआ था। अब डेली डेली देखो थोड़ा इश्यू हो जा रहा है। अब जैसे ही 2500 केजी पहुंचेगा, जो हमारा रीऑर्डर लेवल था, जैसे ही 2500 केजी पहुंचेगा, हम लोग क्या करेंगे, तुरंत अगला ऑर्डर दे देंगे। 2500 केजी पहुंचते ही अगला ऑर्डर दे दिए, रीऑर्डर लेवल हुआ। अब सप्लायर को आने में लगेगा थोड़ा टाइम, वो बोला है 7 से 10 दिन लगाएगा, पर जनरली रियल लाइफ में मिनिमम या मैक्सिमम होता नहीं है। ज्यादातर समय क्या होता है, नॉर्मल चीज। नॉर्मल मतलब कितना दिन, मान लो 8.5 दिन उसको लगा। ठीक,
इस बीच में हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल यूज करेगा। वास्तविक जिंदगी में मिनिमम और मैक्सिमम बहुत कम होता है, ज्यादातर क्या होता है नॉर्मल, कितना है 225 केजी। जब 8.5 दिन बाद सप्लायर आएगा तो देखो मटेरियल थोड़ा और यूज हो ही जा रहा है, और जैसे सप्लायर पहुंचेगा तो कुछ मटेरियल यूज हो गया, क्वेश्चन उठता है कितना, वो 8.5 दिन बाद आया, और 225 केजी करके डेली यूज किया गया, तो 225 इंटू 8.5, जरा देखता कितना यूज हो गया है, 225 इंटू 8.5, 1912.5 केजी यूज हो गया। तो देखो ऑर्डर दिया गया 2500 में, इतना यूज हो गया, यानी पता है अभी भी बैलेंस कितना बचा, 587.5 केजी। अब जैसे सप्लायर यहां पर आया, आके पूछेगा भाई आपके पास इतना स्टॉक अभी भी क्यों पड़ा हुआ है, तब उसको बोलेंगे भाई इस वजह से पड़ा हुआ है क्योंकि हम सोचे तुम 10 दिन लगेगा, पर तुम तो भैया नॉर्मली 8.5 दिन में आ जाता है। मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 250 केजी करके मैक्सिमम यूज करता, पर वो जनरली 225 यूज करता है। तो जब हर चीज नॉर्मल चल रहा है तो मेरे पास स्टॉक जो कम से कम पड़ा रहेगा, जब आप पहुंचेंगे वो कितना रहेगा, जितना हम ऑर्डर दिए वो तो था, माइनस के कुछ स्टॉक किया, अगर नॉर्मल हो रहा है तो जितना नॉर्मल कंजम्पशन करना था किया, इनटू कितना यूज किया, जितना नॉर्मल लीड टाइम यूज हो पाया। यानी स्टॉक कैसे पहुंचेगा, रीऑर्डर लेवल से शुरुआत किए और कितना रॉ मटेरियल यूज हो गया, जितना नॉर्मल कंजम्पशन होता था, इनटू नॉर्मल लीड टाइम। तो लेकिन मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल या सेफ्टी स्टॉक या बेस स्टॉक या बफर स्टॉक क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान देना, ये वो स्टॉक लेवल है जो एक कंपनी आइडियलिस्टिकली मेंटेन करना चाहेगा, कब, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑर्डर कहां पे दिए, रीऑर्डर लेवल पे, माइनस के नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। पर अगर बाई चांस क्वेश्चन में नॉर्मल मेंशन ना करें, अगर बाई चांस क्वेश्चन में नॉर्मल मेंशन ना करें तो घबराना मत, एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम ले लेना। डन। ये था हमारा दूसरा स्टॉक लेवल जिसका नाम क्या था, मिनिमम स्टॉक लेवल। अब हमारा तीसरा स्टॉक लेवल है जिसका नाम है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब देखो नाम खुद बता रहा है, नाम है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या, वो स्टॉक लेवल जिसके बियॉन्ड कभी भी एक कंपनी अपने स्टॉक को इकट्ठा नहीं करेगा। अगर दुनिया भर का स्टॉक रखेगा ना तो बेफालतू में इसका अननेसेसरी कॉस्ट लगेगा। वो अननेसेसरी कॉस्ट क्या लगेगा, अननेसेसरी कैरिंग कॉस्ट लगेगा। आप लोग बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या, 5 मिनट का टाइम दो, अगला टॉपिक बता देंगे क्या है। अब जरा बुद्धि लगाकर सोचो, मेरा स्टॉक मैक्सिमम कब रहेगा। एक बार वापस से एग्जांपल जो चला रहे थे उसी को वापस लेके चलते हैं। देखो आज जब ऑर्डर दिए तो मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ था। अब मेरे को ये जानना है कि स्टॉक मैक्सिमम कब रहेगा। पर स्टॉक मैक्सिमम कब रहेगा, जब यूज कम से कम हुआ होगा। सोचो ना अपने आप, आज स्टॉक मैक्सिमम कब रहेगा, जब यूज कम से कम हुआ होगा। और कम से कम यूज हुआ होगा इसका मतलब क्या, कम से कम यूज हुआ होगा मतलब 200 केजी करके यूज किया होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तभी तो मटेरियल कम लगेगा। और मेरा सप्लाई जल्दी से आ गया होगा तो मटेरियल तो और कम यूज हुआ होगा। तो यानी मिनिमम कंजम्पशन कर रहा है प्रोडक्शन वाला, और सप्लायर जल्दी से आ गया तभी तो स्टॉक मैक्सिमम पड़ा रहेगा, यानी 7 दिन में आ गया। तो देखो 2500 केजी में ऑर्डर दिए, अगर बाई चांस हमारा सप्लायर 7 दिनों में आ जाए और इस बीच में खाली डेली 20-20 केजी करके यूज हुआ, मतलब खाली 140 केजी यूज किया गया, सॉरी 1400 केजी यूज किया गया है, तो 2500 में ऑर्डर दिए, 1400 यूज हुआ, यानी पता है अभी स्टॉक कितना बचा हुआ रह जाएगा, 1100 केजी। और जैसे 1100 केजी को दिखेगा, सप्लायर तुरंत क्या करेगा, जितना क्वांटिटी से परचेज किए वो और डालेगा, तो देखो स्टॉक बढ़ के मैक्सिमम तक चढ़ जाएगा। अब 1100 पहुंचा, मान लो इसके बाद इसने ऑर्डर दिया था 5000 केजी का, तो 1100 था, इसमें 5000 और ऐड कर क्या बन गया, 6100 केजी। अब कोई भी सिचुएशन हो जाए, कभी भी स्टॉक इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। क्वेश्चन उठता है इसका फॉर्मूला कैसे बना, देखो शुरुआत तो हमेशा रीऑर्डर लेवल से ही करते हैं। तो रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर दिए, माइनस क्या हुआ, देखो मेरे को स्टॉक मैक्सिमम पहुंचाना है, तो स्टॉक मैक्सिमम कब रहेगा, जब यूज कम से कम रहेगा, तो मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम, तो मेरा यहां तक पहुंचा 1100। पर जैसे 1100 पहुंचा, ये स्टॉक मैक्सिमम थोड़ी है, स्टॉक तो मैक्सिमम तब बनेगा जब सप्लायर भी रॉ मटेरियल को उसमें डाल देगा। वो कितना डाला, 5000 केजी, यानी जितना क्वांटिटी खरीदे थे,
जितना क्वांटिटी खरीदते हैं हर एक बार में उसको बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। तो क्या होगा ROQ। जब शॉर्ट मेरा स्टॉक रहेगा मैक्सिमम, जब यूज रहेगा कम से कम। तो देखो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल का, ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम प्लस जो 5000 kg और डाला वो क्या है ROQ। डन। तो ये था हमारा तीसरा फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला एकदम सिंपल है। एवरेज स्टॉक लेवल कैसे होगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो निकाले प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल जो निकाले डिवाइडेड बाय 2। आप लोग बोलेंगे सेफ्टी स्टॉक वाला फॉर्मूला क्या है, इसको हम लोग कुछ देर में डिस्कस करेंगे। डन। तो पहला रीऑर्डर लेवल कंजर्वेटिज्म लगाया, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अगला मिनिमम स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल मिनिमम कब रहेगा, जब यूसेज नॉर्मल रहेगा। तो स्टार्ट करेंगे रीऑर्डर लेवल के साथ, माइनस करेंगे नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल ना बोले एवरेज लेंगे। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मेरा स्टॉक रहेगा मैक्सिमम जब यूज रहेगा कम से कम। तो ऑर्डर दिए रीऑर्डर लेवल पे, माइनस किए मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस सप्लायर और मटेरियल डाला ना, वो क्या डाला था ROQ। लास्ट में एवरेज मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। एक है डेंजर लेवल। हमारा डेंजर लेवल का मतलब क्या, जब स्टॉक सेफ्टी स्टॉक पहुंच जाए और अभी भी सप्लायर आया नहीं, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो यूज करता रहेगा, तो देखो स्टॉक और कम होता रहेगा, सेफ्टी स्टॉक के नीचे चला गया। अब क्वेश्चन उठता है जब और कम हो रहा है तो बेचारा कंपनी को टेंशन होना स्टार्ट होगा। अब जब टेंशन होना स्टार्ट हो गया, बार बार सप्लायर को फॉलो करेगा, सप्लायर भाई मटेरियल दे, सप्लायर भाई जल्दी मटेरियल दे, मेरा सेफ्टी स्टॉक से कम हो गया है। पर अगर मान लो सप्लायर को और टाइम लगने वाला है, सप्लायर बोले हाथ खड़ा कर दिया भैया मेरे से नहीं होगा, और टाइम लगने वाला है, तब तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको इमरजेंसी एक्शन लेना पड़ेगा। वो दो चीज करेगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा भाई सुन सेफ्टी स्टॉक के नीचे चला गया है, आप मैक्सिमम यूज मत कर लेना, स्टॉक खत्म हो जाएगा, आपको जो नॉर्मली यूज करना है आप उतना ही करना। तो आपको जितना नॉर्मली यूज करना है आप उतना ही करना, ज्यादा यूज करने मत पड़ जाना। और तुरंत क्या करेंगे, जो सबसे नजदीक में एक सप्लायर होगा, भले उसमें कॉस्ट ज्यादा लगे, पर उसको बोलेंगे इमरजेंसी है, मेरे को तुरंत मटेरियल चाहिए, आप कितने दिनों में देंगे, वो बोलेगा 2 दिन में देंगे। तो सप्लायर को लगेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मान लो नॉर्मल यूसेज करेगा 225 kg करके, और हमारा सप्लायर जो सबसे नजदीक में सप्लायर है, इमरजेंसी अगर आया तो कम से कम वो 2 दिन में डिलीवर करता है, यानी 450 kg अगर पहुंच जाए, कम होते होते स्टॉक कम होते होते 450 kg पहुंच जाए, उसके बाद इंतजार मत करो, तुरंत अपने एग्जिस्टिंग सप्लायर को ना कर दे, बोले भाई तेरे से ना हो पाएगा। और तुरंत जो नया सप्लायर उसको बोल सुन इमरजेंसी है, ज्यादा कॉस्ट लेना है, ले मेरे को तुरंत मटेरियल चाहिए। और प्रोडक्शन वाले को बोल आप नॉर्मली यूसेज कीजिए, तो वो लगाएगा 2 दिन, और अगर ये नॉर्मल यूसेज करेगा 225 करके, यानी 450 kg यूज करेगा, तो जब 450 kg पहुंचे ऑर्डर दे, तो जब तक सप्लायर लेकर आएगा स्टॉक खत्म नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं, डेंजर लेवल। तो ये हम लोग सारा का सारा फॉर्मूला पढ़े स्टॉक लेवल का। एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, एक बार जरा आप लोग को वो भी दिखा देते हैं। ये हमारा बुक मटेरियल चैप्टर का नॉर्मल यूसेज, मैक्सिमम यूसेज या मिनिमम यूसेज यानी कंजम्पशन पर वीक दिया हुआ है। तो मेरा रीऑर्डर पीरियड या लीड टाइम भी वीक्स में देगा, ये हम लोग शुरू में भी डिस्कस किए थे, दोनों सेम होना चाहिए। और ROQ दिया हुआ है, सीधा कैलकुलेट करने बोलेगा। अब एग्जाम में कभी कभी रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने बोलेगा, पर यहां पे मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम जरूरी नहीं लगे। पता है रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला 1 नहीं 3 है। एक तो ये मैक्स इंटू मैक्स, अगला एग्जाम में कभी कभी मिनिमम स्टॉक लेवल बता देगा, नॉर्मल कंजम्पशन नॉर्मल लीड टाइम बता देगा, ROL कैलकुलेट करने बोल देगा, कर सकते हैं। ये एग्जाम में कभी कभी मैक्सिमम स्टॉक लेवल मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम ROQ बताएगा, ROL कैलकुलेट करने बोलेगा, वो भी कर सकते हैं। तो इस चीज को भी खुले दिमाग से ध्यान रखना। इसके अलावा एक टिपिकल क्वेश्चन, आज जहां पे कुछ देर पहले हम बताया था, वर्ड ध्यान देना, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन बोला या कंजम्पशन। यहां पे वीकली प्रोडक्शन बोला है, यानी फिनिश गुड्स का बात कर रहा है, 175 से 225 यूनिट, यानी कम से कम फिनिश गुड्स इतना बनेगा, ज्यादा से ज्यादा फिनिश गुड्स इतना बनेगा, एवरेज में 200 बनेगा। पर मेरे को तो कंजम्पशन चाहिए होता है। मान लो 3 रॉ मटेरियल है ABC, और हमारा कंजम्पशन या यूसेज पर यूनिट दिया हुआ है, हर एक यूनिट को बनाने में क्या लगता है। तो अगर बाई चांस कोई पूछे ना कि भैया बताइए मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ एक कितना,
तो देखो मैक्सिमम कंजम्पशन कब होगा, जब मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा 225। एक को बनाने में एक का लगता है 10, तो 225 के लिए 225 इंटू 10। अब मुझे एवरेज कंजम्पशन बी का पता है, तो एवरेज कंजम्पशन कब होगा, जब एवरेज प्रोडक्शन होगा 200 और बी के लगता है 4, 200 इंटू 4। और बोले मिनिमम कंजम्पशन सी का बताए, तो मिनिमम कंजम्पशन कब होगा, जब मिनिमम प्रोडक्शन होगा 175, सी का लगता है 1 का 6, तो 175 इंटू 6। तो ये सब चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग स्टॉक लेवल का क्वेश्चन करना है। तो पहला टॉपिक की स्टॉक लेवल। अगला टॉपिक जो सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो हम लोग देखो स्टॉक लेवल को बहुत डिटेल में डिस्कस किए रिविजन के व्यू पॉइंट से, अदरवाइज तो क्लास में हम लोग का 1.5 क्लास चलता है। चलो नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू। अब एक काम करते हैं, ईओक्यू को एक और समझाते हैं छोटा सा एग्जांपल से। मेरे कंपनी साल के बिगिनिंग में एस्टिमेट किया कि भैया अगले साल भर में इसको रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, मान लो 5000 केजी। ठीक, अब अगर 5000 केजी का रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है तो क्वेश्चन उठता है ये हर एक बार में कितना खरीदे सप्लायर से। एक ऑप्शन है पहली बार ऑर्डर में देते ही 5000 केजी ले लो, तो एक ही बार ऑर्डर देना पड़ेगा। अगला ऑप्शन है 2500 केजी करके 2 बार खरीद। एक ऑप्शन है 1000 केजी करके 5 बार खरीद। एक ऑप्शन है 500 करके 10 बार खरीद। यह एक ऑप्शन है 1 केजी करके 5000 बार खरीद। हाइपोथेटिकल ऑप्शन है पर है तो है। अब क्वेश्चन उठता है कि मेरे को आइडियलिस्टिकली कितना क्वांटिटी करके परचेज करना चाहिए, वो डिपेंड करता है मेरा कहां खर्चा सबसे कम लगेगा। आप लोग बोलेंगे खर्चा में क्या आएगा, 2 कॉस्ट आएगा, एक का नाम है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक का नाम है कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हर एक बार ऑर्डर देने के समय लगता है। तो देखो जितनी बार ऑर्डर देंगे, ये रहा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, देखो जितनी बार ऑर्डर देंगे उतनी बार मेरा कॉस्ट लगेगा। तुम तो बोलिए क्या कॉस्ट लगेगा, जितनी बार ऑर्डर देगा उतनी बार परचेज डिपार्टमेंट का आदमी सप्लायर से बात करेगा, तो अगर उसको आर्ली बेसिस पे पैसा मिलता है तो अगर एक बार ऑर्डर दिया तो बस उसका 1 घंटे का काम है। अगर 5000 बार ऑर्डर दिया 5000 घंटे का काम है, तो कॉस्ट बढ़ेगा। अगर जितनी बार ऑर्डर दिया जाएगा उतनी बार वो पहले लैपटॉप पे परचेज ऑर्डर लिखेगा, प्रिंट करेगा, तो प्रिंटिंग है स्टेशनरी कॉस्ट। अगला पोस्ट करेगा, पोस्टेज कॉस्ट। अगला वो गुड्स को लोड और हम लोग अनलोड करेंगे, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट। रास्ते में गुड्स आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये सारे एग्जांपल क्या चीज का है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का। मान लो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है 500 रुपया पर ऑर्डर। मान लो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है 500 रुपया पर ऑर्डर, तो भैया जितनी बार ऑर्डर देंगे इंटू 500 मेरा खर्चा लगेगा। तो यहां पे बस एक ही बार लगेगा, यहां पे खर्चा 5000 बार लगेगा। तो यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगा, मिनिमम। यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगा, मैक्सिमम। क्लियर है यहां तक। अब देखो हर कंपनी का उद्देश्य क्या रहेगा, अपने कॉस्ट को कम से कम करना। अगर कॉस्ट कम करना है तो भाई एक ही बार ऑर्डर दे, ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ही बार लगेगा। यानी एक बार में एक ही ऑर्डर में 5000 क्वांटिटी मंगवा लो। और सुनो, अगर एक ही बार में 5000 केजी मंगवा लिए तो यकीन मानो कंपनी बर्बाद हो गया। क्यों, अगर 5000 केजी एक साथ आया है, इमेजिन करो कितना क्वांटिटी एक साथ आया है, तो रखने के लिए कितना बड़ा जगह चाहिएगा, रेंट का कॉस्ट। अगला, अगर 5000 केजी एक साथ आया तो मुझे इंश्योरेंस देना पड़ेगा, तो 5000 केजी पे इंश्योरेंस एक साथ देना पड़ेगा, इंश्योरेंस का कॉस्ट। अगर ज्यादा दुनिया भर का क्वांटिटी परचेज कर लेते तो यार मन में डर लगता है कहीं टेक्नोलॉजी बदल ना जाए, कहीं जो जितना रॉ मटेरियल परचेज की कहीं एक डैमेज या ऑब्सोलीट ना हो जाए, तो ऑब्सोलेंस का जो रिस्क है, ऑब्सोलीट ना हो जाए उसका रिस्क। अगर आप 5000 केजी एक साथ लेंगे, सप्लायर को एक साथ कितना रुपया दिया जाएगा। अब अगर इतना रुपया इतना एक साथ दिया गया तो थोड़ा बुद्धि लगाओ इकोनॉमिक्स का, चलो वो रुपया वहां नहीं देते, तुम शायद कहीं पे इन्वेस्ट करके कुछ कमाते। अगर हम 5000 केजी का रुपया एक साथ दिए तो हम कितना बड़ा अमाउंट जो कहीं पे इन्वेस्ट करके कमाते वो खो रहे हैं, तो एक तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अगला क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट। जब ये सारा वो कॉस्ट है जो क्वांटिटी के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, इस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट। अब सोचो अगर 5000 केजी एक साथ खरीद लिए तो कैरिंग कॉस्ट 5000 केजी पे एक साथ लगेगा, तो बहुत ज्यादा लग जाएगा। पर वही अगर हम एक एक केजी करके खरीदे तो रेंट क्या लगना है, पॉकेट में लेके घूम रहे। इंश्योरेंस खाली केजी पे लगना है, ऑब्सोलीट होने का क्या डर, और 1 केजी का रुपया दिए तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी बड़ा कम रहेगा।
तो यहां पे मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा, मिनिमम। तो देखो कितना विचित्र बात है, जब लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करने जाते हैं तो कैरी कॉस्ट बढ़ जाता है, जब कैरी कॉस्ट को मिनिमम करने जाते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। तो प्रश्न उठता है क्या करें। तो मेरा उद्देश्य ना ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करना है ना कैरी कॉस्ट को, मेरा ऑब्जेक्टिव है टोटल कॉस्ट को कम करना। तो हम लोग हर ऑप्शन में टोटल कॉस्ट निकालेंगे, जिस ऑप्शन में टोटल कॉस्ट मिनिमम आएगा वो ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट रहेगा। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखो नाम खुद बता रहे हैं कितना क्वांटिटी का ऑर्डर दे जो सबसे इकोनॉमिकल रहे, इसी क्वांटिटी को बोलते हैं ईओक्यू। क्वेश्चन उठता है ईओक्यू कैसे आएगा, एक बात समझो कैसे आएगा। देखो यहां पे दो कॉस्ट हमारा है, एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक है कैरिंग कॉस्ट। तो पहला बात हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर सोचो मुझे निकालना है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, तो कैसे मिलेगा, जितनी बार ऑर्डर दिए इंटू हर बार ऑर्डर देने का कॉस्ट। अब कितनी बार ऑर्डर दिए देखो हम लोग कैसे निकाले थे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाले थे जरा देखना। एनुअल रिक्वायरमेंट जो मान लो ए है, डिवाइडेड बाय हर एक बार में कितना क्वांटिटी परचेज किए, मान लो क्यू है, तो 5000 और हर एक बार में 2500 किया, मतलब 2 बार ऑर्डर दिए, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगा, ए डिवाइडेड बाय क्यू, कितनी बार ऑर्डर दिए, इनटू हर एक बार ऑर्डर देने का कॉस्ट, उसको मान लो ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो मेरा ये वाला चीज क्या आया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मेरा ये क्या आया, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आया, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगला हमारा टोटल कैरिंग कॉस्ट। अगला हमारा टोटल कैरिंग कॉस्ट। क्वेश्चन होता है टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा, तो कैरिंग कॉस्ट किस पे लगेगा, कितना क्वांटिटी एक बार में खरीदे, तो 5000 खरीदे तो 5000 पे लगेगा, 2500 लिए तो 2500 पे लगेगा, एक एक करके लिए तो एक एक करके लगेगा, यानी जितना क्वांटिटी परचेज किए इनटू हर एक यूनिट को साल भर रखने का कॉस्ट क्या लगता है। हम लोग यहां पे टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं, टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं, यानी साल भर में क्या, यानी जितना क्वांटिटी परचेज करते हैं हर एक बार में, अब उसको साल भर अपने पास रखे तो मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या लगेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, कारण क्या, एवरेज बनाने के लिए। आप लोग बोलेंगे एवरेज क्यों बनाना है, देखो भैया एवरेज क्यों बनाना है, मान लो पहला दिन क्वांटिटी परचेज की है 100, तो पहला दिन कैरिंग कॉस्ट 100 पे लगेगा। अब नेक्स्ट डे थोड़ा यूज हो जाएगा, मान लो बचा 80 पे लगेगा, नेक्स्ट डे थोड़ा यूज हो जाएगा, बचा 60 पे लगेगा, ऐसे कम होते 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 पहुंचेगा 0, और जैसे 0 पहुंचेगा वापस से 100 लेकर आएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी एक बार सोचो इस पीरियड में मेरे पास एवरेज में स्टॉक क्या था, 100 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, 100 क्या था, कितना क्वांटिटी परचेज किए, क्यू डिवाइडेड बाय 2। यहां पे भी मेरा एवरेज में क्वांटिटी क्या है, वही क्यू प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। अगले पीरियड में मेरे क्या रहेगा, क्यू प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी पूरे साल भर मेरे पास स्टॉक क्या रहेगा, क्यू प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज में स्टॉक कितना पड़ा रहेगा, इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, Q by 2 into C। ठीक है यहां तक, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया, कैरिंग कॉस्ट आ गया। अब अगर हम लोग बाई चांस इसको ग्राफ में प्लॉट करें, ये अगर क्वांटिटी पर ऑर्डर है, ये मान लो रुपीज है, तो देखो जैसे से ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिरेगा ना, तो मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अगर 0 क्वांटिटी परचेज किए कैरिंग कॉस्ट 0 पे लगेगा, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, ये मेरा टोटल कैरिंग कॉस्ट हुआ। और अगर ये दोनों लाइन को हॉरिजॉन्टल समेशन कर दे हम लोग, हॉरिजॉन्टल समेशन, तो ये बनेगा मेरा टोटल कॉस्ट, और मेरा टोटल कॉस्ट एग्जैक्ट वहीं पे मिनिमम आएगा जब ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। और जिस क्वांटिटी में मेरा टोटल कॉस्ट कम से कम आएगा उसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो मेरा यूक्यू कब आने वाला है, उस सिचुएशन में जब मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का वैल्यू सेम रहे। तो देखो भैया टोटल कॉस्ट मिनिमम कब आएगा, जब A बाई क्यू इंटू ओ इज इक्वल टू क्यू बाई 2 इंटू सी रहे। अब क्यू को एक तरफ ले जाए तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AO डिवाइडेड बाई सी, क्यू क्या बन जाएगा, रूट ओवर 2AO डिवाइडेड बाई सी। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा यूक्यू का, रूट ओवर 2AO डिवाइडेड बाई सी।
क्वेश्चन उठता है यहां पर ए क्या है, यहां पर ए क्या है, चलो जानते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग का ड्राइव हो गया, ये √/2a और डिवाइडेड बाई सी है, जहां पे ए क्या आएगा, वर्ड को ध्यान देना, एनुअल एग्जाम में जान उसके मंथली देगा। ए क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट बोले या परचेज बोले या डिमांड बोले या कंजम्पशन बोले, रॉ मटेरियल का वर्ड है रॉ मटेरियल। एग्जाम में कभी कभी फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन दे देगा तो वो मत ले लेना, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन देना है। अब अगर बाई चांस इनमें से कुछ भी मेंशन ना करे, ना एनुअल रिक्वायरमेंट बोले या परचेज या डिमांड या कंजम्पशन, तो घबराना मत, वो नॉर्मल यूसेज जरूर देगा। यानी नॉर्मली वो कितना यूज करता है, मान लो 100 यूनिट पर वीक, तो देखो ए तो एनुअल होता है और पर वीक 100 यूज करता है, यानी साल भर में कितना यूज करेगा, 100 × 52, जब बनेगा 100 यूनिट पर मंथ। अगर एक महीने में 100 करता है, साल भर में क्या करेगा, 100 × 12, जब बनेगा 100 यूनिट पर डे, तो एक दिन में 100 करता है, साल भर में क्या करेगा, 100 × 360 या 365, जो आप लेना चाहेंगे। तो ये हमारा क्या है, ए क्या है, एनुअल, वर्ड ध्यान देना, एनुअल रिक्वायरमेंट परचेज या डिमांड या कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। अगर फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग दे, वो इररिलेवेंट है, तब हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल यूसेज है उसी को एनालाइज कर देंगे। अगला ओ क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। लास्ट में सी क्या है, याद करो, एक यूनिट को साल भर रखने का कॉस्ट था, सी क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ध्यान देना वो शब्द है पर यूनिट पर एनम। अगर बाई चांस ये पर यूनिट पर मंथ दे, एक महीने का, तो इंटू 12 करना, पर क्वार्टर दे इंटू 4 करना। कभी कभी एग्जाम के अंदर में कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज दे देता है, पर भैया मेरे को कैरिंग कॉस्ट चाहिए कितना रुपया लगता है पर यूनिट पर एनम, तो अगर बाई चांस कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज के फॉर्म में दे तो टेंशन का बात नहीं, हमारे रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट या परचेज प्राइस पर यूनिट दिया रहेगा, उससे मल्टीप्लाई कर देना। मान लो कैरिंग कॉस्ट बोला हुआ है 10% पर एनम, रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 200 रुपया पर यूनिट, तो हमारा कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, 10% इंटू 200 कितना बन जाएगा, ₹20। देखो ये पर एनम था, ये पर यूनिट था, तो ये पर यूनिट पर एनम अपने आप हो गया। ठीक, एग्जाम के अंदर में एक स्पेशल नोट, जो हमारे क्वेश्चन का पहला सेंटेंस है, इसको ढंग से पढ़ना, जानने के लिए क्या रॉ मटेरियल है, क्या फिनिश गुड्स। अगर बाई चांस लिखा रहे कंपनी प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करता है एक प्रोडक्ट, तो भैया फिनिश गुड्स है, हम जस्ट कुछ देर पहले बताए थे। ठीक, अब ए, ओ और सी, देखो ऐसा ना, ओ के अंदर में कभी कोई झमेला होगा नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर या कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर वर्ड यूज कर देगा। कैरिंग कॉस्ट के अंदर में वर्स्ट के सिचुएशन में वो क्या करेगा, परसेंटेज दे देगा। तो अगर ये परसेंटेज दिया तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट से, या एक सिचुएशन में ये पर यूनिट पर एनम की जगह कुछ और देगा, हम लोग उसको पर एनम बना देंगे। अब ए जो है, इसको कैलकुलेट करने का क्या क्या तरीका एग्जाम के अंदर में दिया जा सकता है। आइदर अब एक इस तरीका से कैलकुलेट करने दिया जा सकता है। अब पहला तरीका, सीधा एनुअल कंजम्पशन या डिमांड या परचेज या रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट बोलते हैं, झमेला खत्म। तो जब सीधा एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल बोल दिया, वो ले लिया। ये एग्जाम में कभी मंथली या क्वार्टरली रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल देगा, तो ध्यान देंगे इंटू 12 या 4 करना है। या तीसरा, कभी कभी डिमांड ऑफ फिनिश गुड दे देगा, तब इस केस में इसको इग्नोर करना एंड कंसिडर नॉर्मल यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल, और उसको हम लोग एनालाइज कर देंगे। या कभी कभी डिमांड ऑफ फिनिश गुड देगा और साथ ही साथ बोल देगा कि भैया हर एक फिनिश गुड को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ एजी। तब देखो मेरे को साल भर का मिल जाएगा, साल भर का डिमांड है मान लो 2000 यूनिट, हर एक को बनाने में लगता है 10 यूनिट 10 केजी, तो कितना आ जाएगा 20,000 केजी। ठीक, तो इनमें से कोई भी एक तरीका से हमें कैलकुलेशन करने बोल सकता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का।
एकदम डिटेल में छोटा छोटा पॉइंट के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो ए आइडेंटिफाई करेंगे, ओ दिया रहेगा, सी कैरी कॉस्ट पर यूनिट परिणाम, उसके अंदर में आइदर परसेंटेज में भी तो कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना। डन। अब ईओक्यू के अंदर में एक आखिरी बात, कभी कभी इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स देगा। आप लोग बोलेंगे इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स का मतलब क्या? वो करने के पहले एक बार तुम लोग को ईओक्यू का बताते हैं किस किस तरीका से दिया रहेगा। देखो, आइदर एनुअल परचेज दे दिया, झमेला ही खत्म, ए दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ये सारा एग्जांपल है कैरिंग कॉस्ट का। अगर परसेंटेज में थे, कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिए। या फिर पहला लाइन पढ़ो, कार्तिक एंड कंपनी मैन्युफैक्चर करता है एक प्रोडक्ट, तो जो चीज बनाया जाए वो फिनिश गुड होता है। पर आगे लिखता है ये फिनिश गुड को बनाने में विच रिक्वायर जेड, इस फिनिश गुड को बनाने में जेड लगता है, यानी जेड रॉ मटेरियल हो गया। और डिमांड ऑफ जेड यानी रॉ मटेरियल दिया हुआ है, पर ध्यान दो मंथली, तो इंटू 12 कर दिया। ये हो गया ए को कैलकुलेट करने का तरीका। अगला क्वेश्चन, पहला लाइन, श्रीराम एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट जेड, एक प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम जेड है, तो जो चीज बनाया जाता है वो फिनिश गुड्स है, तो इस केस में जेड फिनिश गुड्स है। मंथली डिमांड जेड का दिया है, मतलब फिनिश गुड का डिमांड दिया है, इररिलेवेंट। तब यहां पे हम लोग जो नॉर्मल यूसेज है उसको एनालाइज कर देंगे। 50 यूनिट पर वीक था तो 52। या फिर एक तरीका, सिमरन लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट, प्रोड्यूस कर रहा है एक प्रोडक्ट, प्रोड्यूस कर रहा है यानी बना रहा है, यानी फिनिश गुड्स का बात कर रहा है, विच हैज अ मंथली डिमांड ऑफ 52,000, तो भैया फिनिश गुड्स का डिमांड दिया हुआ है। अब आगे बोलता है प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बना रहा है, ये जो फिनिश गुड्स बना रहा है, रिक्वायर्स अ कंपोनेंट एक्स, ऐसे फिनिश गुड्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल एक्स लगता है, जो ये खरीदता है 15 के रेट पे। और आगे बोलता है फॉर एवरी फिनिश गुड्स 2 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट एक्स आर रिक्वायर्ड, यानी हर एक फिनिश गुड को बनाने के लिए 2 रॉ मटेरियल चाहिए, तो साल भर में कितना रॉ मटेरियल चाहिए मिल जाएगा। एक महीने का डिमांड है 52,000, तो साल भर का डिमांड आया इतना, तो साल भर में इतना फिनिश बनाना है। और आगे क्या बोलता है, हर एक फिनिश गुड को बनाने में 2 रॉ मटेरियल लगेगा, तो इंटू 2, इससे मेरे को साल भर का रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तो जो लोग 4 तरीका देखे थे ना, एग्जैक्ट वो चारों तरीका हम डिस्कस कर लिए। आइदर एनुअल दिया रहेगा या मंथली दिया रहेगा, उसका एनालाइज बनाएंगे। अगर फिनिश गुड का दे दे तो नॉर्मल यूसेज लेंगे, पर फिनिश गुड के साथ रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट थे तो बोलेंगे। ठीक, चलिए था हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट हमारा है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स के अंदर में क्या, ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू। ऐसे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है। अब एक काम करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझते हैं। देखो, एक एग्जांपल ही लेकर चलते हैं हमारे बुक का। मान लो एक क्वेश्चन नंबर 10 है, उसी को, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कोका कोला ऑफ 1,44,000 यूनिट्स, एनुअल रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, इस करेंटली परचेज इन 8 इंस्टॉलमेंट, आज के दिन 8 बार में खरीदता है, यानी हर एक बार में कितना करके खरीद रहा है, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 8, आज के दिन 18,000 यूनिट्स करके खरीदता है। ईच यूनिट कॉस्ट टू बी 4, हर यूनिट का कॉस्ट है 4 रुपया। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 100 रुपया, ये है ओ। कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 20%, हम बताए थे जब भी कैरिंग कॉस्ट रहेगा परसेंटेज में हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर यूनिट से, तो कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 4 का 20%, वो बनेगा 0.8। तो देखो भाई, ए पता है, ओ पता है, सी पता है, तो मेरा पहला काम है इकोनॉमिक ऑर्डर कैलकुलेट करना। तो आप लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 1,44,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.8 का रूट ओवर जाएगा 6,000। यानी कंपनी आज के दिन 6,000 यूनिट करके परचेज कर, सॉरी ईओक्यू है 6,000, यानी आइडियलिस्टिकली इस कंपनी को 6,000 यूनिट करके परचेज करना चाहिए, पर आज के दिन करंटली ये परचेज कर रहा है 18,000 करके, मतलब ये ईओक्यू नहीं, ये कुछ और ही फॉलो कर रहा है। और अगर ये कुछ और ही फॉलो कर रहा है तो गारंटीड बात है इसका कॉस्ट मिनिमम तो नहीं लग रहा है। हमें निकालना है आज के दिन इसका कितना एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है जो ये बचा सकता है। तब क्वेश्चन उठता है इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो नंबर्स को बस ध्यान दे दो, 1,44,000 ए था, वो 100 है, सी 0.8 है। हम इसको लिख देते हैं ताकि मुझे ध्यान रहे क्या क्या वैल्यूज था।
ए था 1,44,000 यूनिट साल भर में। ओ का वैल्यू है 100 रुपया पर ऑर्डर और सी का वैल्यू कितना था 80 पैसे पर यूनिट पर एनम। हम लोग ईओक्यू कैलकुलेट किए थे जो कितना आया था 6,000 यूनिट्स। ठीक, अब मान लो एक ईओक्यू ऑप्शन है और एक दूसरा ऑप्शन 1 है, एक और ऑप्शन 2 को हटाओ, एक बार 2 से समझ जाएंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। अब साल भर में कितना रॉ मटेरियल चाहिए वो तो मुझे पता है 1,44,000 विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ये हमेशा क्वेश्चन मिलेगा ए का वैल्यू क्या है। ये दिया हुआ है ए। अब साल भर में चाहिए 1,44,000। हम लोग हर एक बार में कितना क्वांटिटी परचेज करेंगे, क्वांटिटी पर ऑर्डर जो मान लो बी में है, हर एक बार में कितना क्वांटिटी परचेज करेंगे, ईओक्यू में कितना क्वांटिटी परचेज करेंगे, जो ईओक्यू का वैल्यू आया निकाला था। देखो ईओक्यू का वैल्यू क्या कैलकुलेट किया 6,000, तो वी विल कैलकुलेट ईओक्यू का वैल्यू वो कितना है 6,000। तो यहां पे 6,000 आया। पर ऑप्शन 1 में आज के दिन कंपनी कितना करके परचेज कर रहा है वो देखो हमारे क्वेश्चन में 18,000 दिया था। ये हमेशा क्वेश्चन में देगा, अदरवाइज मेरे को कैसे पता चलेगा कितना करके परचेज कर रहा है। तो ये है 18,000। ठीक, अब देखो साल भर में चाहिए 1,44,000, हर एक बार में ले रहे हैं 6,000। साल भर में चाहिए 1,44,000, हर एक बार में ले रहे हैं 18,000 करके। इससे साल में कितनी बार ऑर्डर देना है मुझे मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे मिलेगा, ए डिवाइडेड बाय बी। हम लिखिए ए डिवाइडेड बाय बी। तो 1,44,000 डिवाइडेड बाय 6,000 अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे जाएगा 24। 1,44,000 डिवाइडेड बाय 18,000 ये आ जाएगा 8। यानी यहां पे इस साल में 24 बार ऑर्डर देना है, यहां साल में 8 बार ऑर्डर देना है। ठीक, अब ये कॉस्ट या परचेज प्राइस पर यूनिट क्या है इसको भी हम लोग नहीं देखते हैं। एक बार के लिए इस चीज को आप लोग इग्नोर करो, एक बार मत देखो। ठीक, तो साल भर का रिक्वायरमेंट पता था, क्वांटिटी पर ऑर्डर पता था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गया। अब देखो जितनी बार ऑर्डर देंगे उतनी बार मेरा खर्चा लगेगा। तो यह कितनी बार ऑर्डर दिए कहां लिखा हुआ था सी में, इनटू हर एक बार ऑर्डर देने का कॉस्ट मेरे एग्जांपल में 100 रुपया था, तो 24 के लिए 2400 लगेगा। 8 बार के लिए 8 इंटू 100 800 लगेगा। यह है ऑर्डरिंग कॉस्ट। और एक और कॉस्ट हमारे लिए रेलेवेंट क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट। क्वेश्चन उठता है कैरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा। देखो जितना क्वांटिटी परचेज करते थे 6,000 18,000 उसी पे तो मेरा कैरिंग कॉस्ट लगेगा, जितना खरीदेंगे हर एक बार में उसी पे रेंट लगेगा, उसी पे इंश्योरेंस। और हर एक का कैरिंग कॉस्ट कितना लग रहा था 80 पैसा करके। तो मेरा क्या आएगा, जितना क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं वो था बी में, डिवाइडेड बाय 2 क्यों किए, एवरेज बनाने के लिए, इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है 80 पैसा। तो देखो 6,000 परचेज किए डिवाइडेड बाय 2 इंटू 80 पैसा। यहां 18,000 परचेज किए डिवाइडेड बाय 2 इंटू 80 पैसा, जाएगा 2400 रुपया, जाएगा 7,200। तो देखो परचेज कॉस्ट एक बार इग्नोर करो क्योंकि हम लोग पॉइंट नंबर डी को इग्नोर किए थे, हम बताएंगे 1 मिनट बाद। तो देखो मेरा टोटल कॉस्ट में क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिला के 4,800 या 8,000। चलिए ऑब्वियस सा बात है कंपनी का हमेशा मिनिमम कॉस्ट का कहां लगेगा, ईओक्यू में। जितना एक्स्ट्रा खर्चा लगा उतना ये बचा सकता था अगर बाई चांस ये ईओक्यू फॉलो करता। सिंपल बात था। चलिए कुल मिला के 5 ही लाइन लिखे। क्या था 5 लाइन, एनुअल रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल का क्या, वो तो दोनों सेम रहेगा। क्वांटिटी पर ऑर्डर क्या, ईओक्यू में ईओक्यू वाला दूसरा वाला में दिया रहेगा। डिवाइड करते मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिला। अब जितनी बार ऑर्डर देंगे उतनी बार ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। कैरिंग कॉस्ट किस पे लगेगा, जितना क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं बाय 2 एवरेज बनाने के लिए इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है ना। 2 चीज ध्यान देना, मेरा टोटल कॉस्ट हमेशा ईओक्यू में ही कमाएगा। अगला चीज एक आप लोग ध्यान दिए या नहीं पता नहीं, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का वैल्यू देखो ईओक्यू में सेम है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का वैल्यू ईओक्यू में सेम है। क्वेश्चन उठता है क्या ये मियर कोइंसिडेंस था, बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग ग्राफ को देखो तो ईओक्यू वो पॉइंट था, ईओक्यू वो पॉइंट था जब ऑर्डरिंग कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट वो वैल्यू क्या था, सेम। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट का वैल्यू सेम। तो एक क्रॉस चेक करने का एक तरीका हो गया। डन। अब कुछ लोग के माइंड में एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन है वो, कुछ लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भैया एक बात बताइए, जब 6,000 करके परचेज किए तो चलिए ठीक है, जो
सप्लायर मान लो 10-10 रुपया के रेट में चार्ज कर रहा था। इनफैक्ट हमारे क्वेश्चन में शायद रेट दिया हुआ भी था, परचेज प्राइस हर एक यूनिट का कॉस्ट था 4, तो 4 रुपए के रेट में चार्ज कर रहा था, हमारा चलो कर रहा था। पर अगर ये ज्यादा क्वांटिटी करके परचेज करेगा तो देखो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जब हम लोग बल्क परचेज करते हैं हम लोग हमेशा सप्लायर से डिस्काउंट मांगते हैं, और सप्लायर को भी कोई एतराज नहीं होता, वो डिस्काउंट दे देता है। मान लो इस केस में हमारा सप्लायर 10% डिस्काउंट दिया, तो नॉर्मली लगता था 4 रुपए के रेट में, पर अगर वो 10% ऑफ दिया तो 4 का 10% हटा दे, यानी पर यूनिट 3 रुपया 60 पैसा चार्ज करेगा। तब यहां पे आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर बाई चांस सप्लायर से डिस्काउंट नहीं मिलता ना, तो दोनों जगह परचेज कॉस्ट सेम ही रहता, तो खाली ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट को मिला के देख लेते। पर अगर बाई चांस सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है, तब इस केस में हो सकता है मेरा ईओक्यू से अच्छा दूसरा पॉलिसी आ जाए। क्यों? देखो ईओक्यू के अंदर में तो मेरा परचेज कॉस्ट पूरा लगेगा, पर दूसरे में तो परचेज कॉस्ट बचा जाएगा। यदि अगर बाई चांस सप्लायर डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दे, तो ध्यान देना हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट के अलावा एक और कॉस्ट रेलेवेंट हो जाएगा, वो क्या होगा? परचेज कॉस्ट। तो इसीलिए परचेज कॉस्ट बोल के भी देखो एक कॉलम बनाए थे, सॉरी एक रो बनाए थे। क्वेश्चन उठता है परचेज कॉस्ट कैसे मिलेगा? देखो साल भर में इसको कितना परचेज करना है वो तो मुझे पता है, 1,44,000। यहां पे 4 रुपए के रेट में करेगा, यहां पे 3 रुपया 60 पैसे के रेट में करेगा, तो परचेज कॉस्ट कैसे आएगा? साल भर में क्या खरीदना है इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट। तो देखो एग्जैक्ट हमने यहां पे क्या लिखा है, ए इंटू डी। तो आप लोग कैलकुलेट करना, 1,44,000 इंटू 4, पहले वाले में लगा 5,76,000, दूसरे वाले में लगेगा 5,18,400। तब इस सिचुएशन में मेरा जब टोटल कॉस्ट निकालेंगे वो खाली ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट नहीं, साथ में परचेज कॉस्ट भी आ जाएगा। तब इस केस में मेरा ये नहीं होके चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा? 5,80,800, ये क्या बनेगा? 5,26,400। तो देखो अभी तक मेरे लिए अच्छा क्या चल रहा था, ईओक्यू। पर जैसे ही मेरा सप्लायर डिस्काउंट दिया और परचेज कॉस्ट को कंसीडर किए, मेरा बेटर पॉलिसी कौन सा बन गया है? नॉन ईओक्यू। डन। तो कुछ कुछ चीजें हम लोग एग्जाम में ध्यान देना है। एट ईओक्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरी कॉस्ट का वैल्यू सेम होता है, वो तो मुझे पता है। अब रेलेवेंट खर्चा क्या है? अगर डिस्काउंट ना रहे तो खाली ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरी कॉस्ट, यानी 5 लाइन का टेबल, एनुअल रिक्वायरमेंट, क्वांटिटी पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरी कॉस्ट। पर अगर बाई चांस ट्रेड डिस्काउंट आ गया तो 5 नहीं 7 कॉलम हो जाएगा। एक परचेज प्राइस पर यूनिट लेंगे, साथ में परचेज कॉस्ट भी उससे निकल जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आया था? कितनी बार ऑर्डर दिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरी कॉस्ट कैसे आया था? कितना क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं हर एक बार में, डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी। परचेज कॉस्ट कैसे आया था? साल भर में कितना परचेज करना है इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट। डन। आप लास्ट में एक दो छोटा छोटा बात। अब काफी बार एग्जाम में एक नहीं 5-6 ऑल्टरनेटिव्स देता है, और 5-6 ऑल्टरनेटिव्स देगा तो हम लोग 5-6 कॉलम बनाएंगे, एक ईओक्यू और साथ में ऑप्शन 1 2 3 4 5। एनुअल रिक्वायरमेंट सब में सेम रहेगा, क्वांटिटी पर ऑर्डर सब में दिया रहेगा। पर कभी कभी एग्जाम के अंदर में ना क्वांटिटी पर ऑर्डर क्लियर कट देता नहीं है। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, एग्जाम में कभी कभी क्वांटिटी पर ऑर्डर देता नहीं है, कुछ इस तरीका से दे देता है कि भैया 3 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 2 3, और बोलेगा 400 से 799 खरीदेंगे तो 2% ऑफ मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अगर 800 से 1599 खरीदेंगे 4% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 1600 एंड ओवर रहेगा 5% ऑफ मिलेगा। तो एक बात तो देखो, अब ये तो मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं कि हम हर एक क्वांटिटी को लेते हुए चले। तो ऑप्शन 1 में हम लोग क्या करेंगे, 400, ऑप्शन 2 में 800, ऑप्शन 3 में 1600, ये क्वांटिटी को लेके आगे क्वेश्चन कर लेंगे। जो मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट है वो तो हर ऑप्शन में 2000 आएगा। जब क्वांटिटी पर ऑर्डर लेंगे और कभी रेंज का क्वेश्चन रहे, हम लोग रेंज का हमेशा लोअर लिमिट लेते हैं। एक ऑब्वियस बात है क्यों लेते हैं। आज मान लो हम लोग गए सिटी सेंटर में कुछ शॉपिंग करने के लिए, और वहां पे अगर बोला जाए 4 से 10 शर्ट आप लोग लो, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और अनलेस मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है 10 शर्ट का और मेरे को डिस्काउंट चाहिए, तुम 4 ही तो लेके आएगा। तो ऑब्वियस बात है, अगर 400 से 799 के बीच में 2% ऑफ हो रहा है तो हम क्या लेना चाहेगा? जो सबसे कम क्वांटिटी है 400। ये अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो ये ईओक्यू है।
ईओक्यू के ऊपर का ये सारा क्वांटिटी दिया हुआ है, और देखो ये रेंज में हमेशा मिनिमम कॉस्ट कौन सा रहेगा, जो नीचे वाला पोर्शन है वही तो मिनिमम रहेगा, तो इसीलिए हम लोग लोअर लिमिट लेते हैं। तो जैसे सिमिलरली हमारा एक अगला क्वेश्चन जिसमें वापस से ऐसा रेंज का क्वेश्चन दिया रहे तो लोअर लिमिट लेना, और पहला लेस देन 500 है तो जीरो मत ले लेना, जो मन चाहे ले लेना, यानी जब एग्जैक्ट नंबर आप पता है 100 200 300 400 मन जो मन चाहे लेना, अदरवाइज हम लोग हमेशा लोअर लिमिट लेंगे। एक बात आप लोगों को जो बहुत जरूरी है ध्यान देने का, कि परचेज प्राइस पर यूनिट दे और अलग अलग हो रहा है डिस्काउंट की वजह से, तो परचेज कॉस्ट तो निकालना है। पर एक चीज आप लोग जरूर अच्छे से देखेंगे कि अगर बाई चांस हमारे क्वेश्चन के अंदर में कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज बोल दिया, कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज बोल दिया, तो परचेज प्राइस के चेंज होने के साथ साथ हर ऑप्शन में कैरिंग कॉस्ट भी तो बदलेगा। यानी पहले वाले में कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा, जो 20% था वो पहले प्राइस का, दूसरे वाले में 20% दूसरे प्राइस का, तीसरे वाले में 20% तीसरे प्राइस का। तो ये गलती ना हो जाए, आप लोग को ध्यान देना है। तो देखो हमारे एग्जाम फोकस में ये दो बात वापस लिखा हुआ है, इन केस ऑफ रेंज ऑफ क्वांटिटी विल ऑलवेज कंसिडर लोअर लिमिट। ठीक, अगर कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है परसेंटेज में, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम विल चेंज विद द चेंज इन परचेज प्राइस इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, तो लोग बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किए हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक। डन। एक लास्ट बात, अब ईओक्यू वाले क्वेश्चन में ईओक्यू कैलकुलेट करने बोल सकता है, अगला इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन बोल सकता है आइदर विदाउट ट्रेड डिस्काउंट या विद ट्रेड डिस्काउंट, और एक कभी कभी बोलता है कि भाई साल में कितनी बार ऑर्डर देना है वो बता, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर क्या होगा, या इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर्स क्या होगा। आइदर बोलेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर या बोलेगा इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर्स। क्वेश्चन उठता है कैसे मिलेगा ये, मान लो एनुअल रिक्वायरमेंट साल भर में है 1000 यूनिट्स, मान लो हमारा ईओक्यू आया 50 यूनिट्स, तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना रहेगा, 1000 डिवाइडेड बाय 50 कितना बन जाएगा 20। यानी साल में मेरे को 20 बार ऑर्डर देना है, साल में अगर मेरे को 20 बार ऑर्डर देना है, और अगर साल में 360 दिन है, साल में अगर 20 बार ऑर्डर देना है, साल में 360 दिन है, तो हर कितने दिनों में ऑर्डर देंगे, 360 डिवाइडेड बाय 20 क्या बन जाएगा 18 डेज में। ठीक, तो कभी कभी एग्जाम के अंदर में इंटरवल बिटवीन टू परचेज ऑर्डर भी पूछा जाता है। ठीक, तो स्टॉक लेवल ईओक्यू इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। अब इसके अलावा एक दो छोटा छोटा और बात, और उसी के साथ हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब देखो अगला बात है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि हमारा स्टॉक फास्ट मूविंग है या स्लो मूविंग है। मेरे स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, जैसा कि हम लोग इस चैप्टर के पहले में बात की है, पूरा चैप्टर डील करता है खाली रॉ मटेरियल स्टॉक के साथ। अगर पूरा चैप्टर डील करता है खाली रॉ मटेरियल स्टॉक के साथ, तो मेरा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम साल भर में कितना करना है डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक। क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हमारा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिंपल सा अगर एग्जाम्पल देखें, मान लो ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा दिस प्लस दिस माइनस दिस, अगर आपको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 2 लाख, और दूसरे वाले का मिलेगा 1,50,000। एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक कैसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो 25,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 2 20,000, 62,500 प्लस 87,500 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 75,000। इससे मेरे को क्या मिलेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 10 टाइम्स, जाएगा 2 टाइम्स। यानी ऐसा इन्वेंट्री साल में 10 बार रोटेट करता है, ऐसा इन्वेंट्री साल में खाली 2 बार रोटेट करता है।
10 बार रोटेट करता है, यानी साल भर में कितने दिनों के अंदर में मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगा 360/10 हर 36 डेज में। और ये साल में खाली 2 ही बार रोटेट कर रहा है, तो 360 डिवाइडेड बाय 2 कितना इनमें कर रहा है 180 दिन में। जब स्टॉक आने के बाद 180 दिन पड़ा रहेगा फिर यूज होगा। तो ऑब्वियस सा बात है ये मेरे लिए क्या रहेगा फास्ट मूविंग स्टॉक, ये मेरे लिए क्या रहेगा स्लो मूविंग स्टॉक। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है टर्नओवर रेशियो बता, इसका इंटरप्रिटेशन बता, ये किसमें काम आएगा, क्या फास्ट मूविंग है क्या स्लो मूविंग। एक आखिरी बात, स्टोर्स लेजर। अब एग्जाम में कभी कभी स्टोर्स लेजर बनाने बोलेगा। स्टोर्स लेजर के अंदर में काफी सारे मेथड्स हैं, जैसे कि फीफो है, लीफो है, सिंपल एवरेज है, वेटेड एवरेज है। स्टोर्स लेजर सबसे पहले स्टोर्स लेजर सबसे पहले बनाता कौन है, स्टोर्स डिपार्टमेंट, इनफैक्ट उसका कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। इसके अंदर में कुल मिला के 10 कॉलम है, डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। रिसिप्ट के अंदर में कितना क्वांटिटी किस रेट में खरीदा क्या अमाउंट, इसमें कितना इशू किया कितना क्वांटिटी किस रेट में क्या अमाउंट, और बैलेंस लास्ट में क्या बचा कितना क्वांटिटी कितना रेट क्या अमाउंट, और लास्ट में एक रिमार्क्स कॉलम भी आता है। अब क्वेश्चन उठता है रिसिप्ट के अंदर में क्या आएगा, देखो क्या आएगा, एक सिंपल सा एग्जांपल, एक सिंपल सा बात। ये मान लो हमारा स्टोरेज डिपार्टमेंट, ये मान लो हमारा सप्लायर, ये मान लो हमारा परचेज डिपार्टमेंट, सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक, और मेरे स्टोरेज डिपार्टमेंट का काम है सारे रॉ मटेरियल को अपने पास रखना और जब जरूरत पड़े प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना। तो स्टोरेज डिपार्टमेंट के अंदर में क्वेश्चन उठता है रॉ मटेरियल आएगा कहां से। देखो मेरा स्टोरेज डिपार्टमेंट के अंदर में रॉ मटेरियल कहां से आएगा, जब ये सप्लायर से परचेज करेगा। और क्वेश्चन उठता है स्टोरेज डिपार्टमेंट से रॉ मटेरियल जाएगा कहां पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जब ये रॉ मटेरियल को इशू करेगा। ठीक, जब ये परचेज करेगा सप्लायर से तो रिसिप्ट हुआ, इसके लिए इशू क्या होगा, जब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा। अब दो और सिचुएशन बनता है। अब मान लो स्टोरेज डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल मिला, परचेज किया, वो रिसिप्ट में डाल दिया। पर मान लो परचेज करने के बाद ये रियलाइज करता है यार इसका क्वालिटी अच्छा नहीं था, या वो एक्स्ट्रा दे दिया, तब ये क्या करेगा, वापस से परचेज रिटर्न करेगा। जब ये परचेज रिटर्न करेगा तो देखो भैया ये हम लोग लिखे थे रिसिप्ट के अंदर में, ये हम लोग लिखे थे इशू के अंदर में। अब जब स्टोर डिपार्टमेंट से मटेरियल जब भी निकले, ये दुनिया संसार में कहीं पे भी जाए, वो इशू में ही लिखेगा, रिसिप्ट तो किया नहीं है, इशू किया है। किसको, सप्लायर को दिया है रिटर्न टू सप्लायर, ये कहां जाएगा, इशू। अब सिमिलरली एक उल्टा सिचुएशन हो सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल मिला, इशू में लिखा था स्टोर्स वाला, पर मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज्यादा मटेरियल मिल गया, उसको जरूरत नहीं है, वापस से लौटाएगा। तो जब ये वापस से लौटाएगा तो स्टोर्स वाले को रिटर्न कर रहा है। जब रिटर्न करे तो देखो स्टोर्स के अंदर में मटेरियल आ रहा है, जब ये आ रहा है वो कहां लिखेगा, रिसिप्ट के अंदर में। जब ध्यान देना रिसिप्ट के अंदर में क्या आएगा, दो चीज, एक परचेज फ्रॉम सप्लायर, एक रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इशू भी कहां जाएगा, दो, एक नॉर्मल सिचुएशन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करेगा, या कभी कभी सप्लायर को रिटर्न करेगा। आप लोगों को एक बात ध्यान देना है, क्या ये दुनिया में कोई भी रिटर्न हो, ये दुनिया में कोई भी रिटर्न हो, कोई भी रिटर्न हो, रिटर्न को हम लोग किस रेट पे एंट्री करेंगे, जिस रेट पे ओरिजिनल ट्रांजैक्शन हुआ था। जब अगर सप्लायर से 5 के रेट में परचेज किए तो उसको इशू भी 5 के रेट में करेंगे। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 4 रुपए के रेट में दिए, वो रिटर्न भी 4 रुपए के रेट में करेगा। डन। एक आखिरी बात, सॉरी दो बात इनफैक्ट। अगला बात है कुछ ऐसा है कि कभी कभी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के पास मान लो एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया, तो जो उसका एक दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है वो क्या करेगा, उसको ट्रांसफर कर देगा अगर बाई चांस उसे जरूरत पड़ा तो। ठीक, अब क्वेश्चन उठता है जब इंटर डिपार्टमेंटल या इंटर जॉब ट्रांसफर होगा तो क्या स्टोर्स वाला कुछ एंट्री करेगा, कुछ नहीं करेगा। स्टोर्स वाला एंट्री सिर्फ तब करता है जब आइदर उसके पास मटेरियल आएगा या मटेरियल जाएगा। तो जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को दे दे, कोई इंटर डिपार्टमेंटल या इंटर जॉब ट्रांसफर हो,
तो इसको कंसिडर मत करना। ठीक, एक लास्ट बात, काफी बार साल के एंड में हम लोग देखते हैं जब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक होता है तो मेरे बुक्स के हिसाब से मान लो क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए 10 यूनिट, और जब जाके असली में गिनते हैं तो पता चलता है 10 नहीं, वो तो खाली 9 यूनिट है। तो जो 1 केजी का डिस्क्रिपेंसी या शॉर्टेज हो गया, 1 केजी का डिस्क्रिपेंसी या शॉर्टेज हो गया, वो तो देखो स्टोरेज डिपार्टमेंट से निकल गया, और जब ये निकल गया तो इसको हम लोग शॉर्टेज बोल के दिखाएंगे। क्वेश्चन उठता है कहां लिखेंगे, रिसिट में या इशू में? देखो स्टोर से निकला है ना, ये कहां बोल के क्या बोल के दिखाएंगे, इशू में। ठीक, तो ये 5-6 बात था जो स्टोर से जल बनाने के समय हम लोग को ध्यान देना है। तो 5-6 बात क्या था? पहला, रिसिट में क्या आएगा, जो सप्लायर से खरीदे और जो रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था। इशू के अंदर में क्या आएगा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया और रिटर्न टू सप्लायर था। अब भले रिटर्न टू सप्लायर हो या रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, रेट वही रहेगा जिस रेट पे परचेज किए थे, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब रिटर्न करेगा वही रेट पे करेगा जिस पे लास्ट इशू किया गया था। कोई शॉर्टेज हुआ उसको कहां दिखाएंगे, इशू वाले कॉलम में। नॉर्मल बात है यहां तक। ठीक, अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, इसके अंदर में जो एंट्रीज होता है, अगर सिंपल एवरेज हो या वेटेड एवरेज हो या फीफो हो या लीफो, ये कैसे होगा? अब मान लो अगर बाई चांस पहले हम लोग देख रहे हैं अगर फीफो हुआ तो सबसे पहले 1 तारीख को कुछ ओपनिंग बैलेंस रहा होगा, मान लो 100 यूनिट @ 500, तो बैलेंस पे लिखे। मान लो 5 मार्च को हम लोग 200 यूनिट और परचेज किए 6 के रेट में, यानी 1200 आया। तो लिखा भैया 6 तारीख को मेरा 5 तारीख को बैलेंस क्या हो जाएगा, 100 यूनिट @ 500 था, 200 यूनिट @ 6 1200 और आया, यानी कुल मिला के 300 हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1700। जब मैंने ओपनिंग बैलेंस और परचेज तो हर मेथड में सेम तरीका से होता है, खाली इशू करना है किस रेट पे, उसके वो मेथड के हिसाब से रेट चेंज होते रहता है। अब मान लो लिखा हुआ है 6 मार्च को, मान लो लिखा है 6 मार्च को 250 यूनिट इशू हुआ, क्या लगाना है, फीफो। फीफो का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया था वो पहले आउट करेंगे। तो देखो भैया ये दोनों में पहले कौन सा था, ये, तो पहले इसको आउट करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 100 यूनिट @ 500, 250 यूनिट इशू हुआ था मैंने कहा, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, तुम लोग मत लिख देना डेट में। तो 100 यूनिट ये गया, बाकी 150 कहां से जाएगा, इधर से, तो 250 यूनिट गया जिसका वैल्यू कितना था, 1400। तो देखो मेरा बैलेंस में क्या बचेगा, 100 यूनिट तो पूरा इशू हो गया, ये 200 में से भी 150 गया, क्या बचेगा, 50 @ 6 कितना आएगा, 300। कब, अगर फीफो है। पर वही अगर बाई चांस क्वेश्चन में लीफो बोलता, पर वही अगर बाई चांस क्वेश्चन में लीफो बोलता, तो देखो ओपनिंग बैलेंस और परचेज तो जैसे आता है वो आएगा, खाली इशू करने के समय थोड़ा हमारा बात चेंज हो जाता। क्वेश्चन उठता है क्या होता, अगर बाई चांस लीफो बोले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी पहले लास्ट वाला आउट करेंगे। लास्ट में तो देखो ये 200 आया था ना, तो 200 आउट किए @ 6, इशू तो 250 करना है, 200 ये गया, बाकी 50 कहां से जाएगा, इधर से, तो बाकी 50 जाएगा इधर से @ 5 250। तो देखो 250 यूनिट गया, वैल्यू कितना है, 1450। जब लास्ट में क्या बचेगा, देखो 200 यूनिट पूरा चला गया, ये 100 में से 50 गया, तो 50 बचेगा @ 5 कितना है, 250। वेरी इजी। तो देखो फीफो हम लोग समझे, अगला हम लोग लीफो समझे। अगला हमारा क्या है, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। चलो अगला देखते हैं सिंपल एवरेज। जैसा कि हम बोले परचेज तक हर चीज रहता है सेम, बस खाली इशू के समय बात बदलता है। देखो और 250 यूनिट इशू करना है, चलो करना है। अगला मुझे चाहिए सिंपल एवरेज रेट। अब देखो 2 तरह का स्टॉक पड़ा हुआ था, एक 5 के रेट का, एक 6 के रेट का। और यहां पे मेरे को रेट चाहिए, वो रेट कौन सा लेंगे, सिंपल एवरेज। 5 और 6 का सिंपल एवरेज क्या बनता है, 5.5। तो इसमें रेट लेंगे 5.5, जितना अमाउंट आया वो आया 1375। लास्ट में क्या बचेगा,
देखो 250 यूनिट गया तो ऑब्वियस सा बात है ये स्टॉक तो खत्म हो गया होगा, जो बचा होगा बस यही का बचा रहा होगा, जिसका रेट चल रहा है 300। अब ये मेथड का डिसएडवांटेज देखो क्या है, 1700 में से अगर 1375 गया तो 325 बचना चाहिए, पर यहां पे 300 आया। तो ये मेथड का डिसएडवांटेज है, यहां पे एग्जैक्ट ऐसे कैलकुलेशन हो नहीं पाता। ये प्रॉब्लम है सिंपल एवरेज का। एक लास्ट वेटेड एवरेज, पर्सनली वेटेड एवरेज मेरे को सबसे सिंपल मेथड लगता है। वेटेड एवरेज के अंदर में आज जब बैलेंस लिखते हैं ना तो वहां मेरे को सेग्रीगेट करने का भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब देखो शुरू में 100 यूनिट था, एकदम था, अब ये 100 यूनिट में 200 और परचेज किए तो कितना बन गया 300। यहां पे सीधा लिखते हैं 300 बिना सेग्रीगेट किए। वैल्यू 500 था, 1200 और आया, मतलब वैल्यू क्या बन गया 1700, सीधा लिखते हैं 1700। क्वेश्चन उठता है ये रेट कैसे आएगा 1700 बाई 300। ये अपने आप वेटेड एवरेज रेट बन गया। एग्जैक्ट आंसर पाने के लिए हम लोग को 4 डेसिमल लेना चाहिए, 5.667। अब जब अगला 250 यूनिट इशू किया तो हम लोग सीधा 250 यूनिट इशू करेंगे किस रेट पे 5.667 जाएगा 1417। लास्ट में 300 में से 250 गया 50 बचेगा, रेट एग्जैक्ट वही रहेगा, जाएगा 283। और इस मेथड के अंदर में रेट अगली बार कब चेंज होगा जब नेक्स्ट टाइम परचेज होगा। ठीक, तो ये था स्टोर स्टेजर, जहां पे सारा टेक्निकल पॉइंट हम लोग डिस्कस किए, फीफो लिफो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज कैसे होता है ये सारा डिस्कस किए। तो देखो वैसे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, इसमें एक मिसलेनियस टॉपिक होता है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा बात है जहां पे सारे के सारे स्टॉक को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, कैटेगरी ए बी और सी। जनरली बोला जाता है कि जो हमारा कैटेगरी ए है इसका क्वांटिटी बड़ा कम रहता है पर वैल्यू वाइज ये मैक्सिमम रहता है टोटल का। टोटल का क्वांटिटी खाली 10% पर वैल्यू 70% रहता है। कैटेगरी सी ठीक उल्टा हो जाता है, इसका क्वांटिटी दुनिया भर का रहता है 70 पर वैल्यू खाली 10% रहता है टोटल का। कैटेगरी बी जो बच गया 2020। चलिए हम लोग देखेंगे इन्वेंट्री में कुल मिला के जितना भी सबका वैल्यू आया सबका परसेंटेज निकाल के देखेंगे और टॉप मोस्ट के साथ जोड़ते जोड़ते देखे कि कुल मिला के 70% कहां पहुंचा, वो सारा कैटेगरी ए। उसके बाद जो छोटा छोटा जिसका सबसे कम परसेंटेज है उल्टा देखे, उल्टा गिनते गिनते 10 कहां पहुंचे, वो कैटेगरी सी, जो बच जाए कैटेगरी बी। तुम लोगों ने कर तो दिए, उसके बाद क्या, जिसका मैक्सिमम वैल्यू है वो कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें हाई कंट्रोल होगा। जिसका वैल्यू बड़ा कम है उसमें लो कंट्रोल मैकेनिज्म होगा, उसमें उतना टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं। और जो कैटेगरी बी बच गया उसमें मॉडरेट मैकेनिज्म रहेगा। डन। तो ये बीसी एनालिसिस का शॉर्ट में हम लोग डिस्कस किए। एनीवेज डिटेल में हम लोग बहुत बात किए थे जब ये मेन चैप्टर पढ़े थे। एक लास्ट बात हमारा है लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। हमारा एक लास्ट बात है लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल में क्या है कि जब सप्लायर से हम लोग मटेरियल परचेज कर रहे हैं और मेरे स्टोर्स डिपार्टमेंट के अंदर में मटेरियल आ रहा है, तो सप्लायर से जब फाइनली यहां पहुंचेगा, लैंड करेगा, तो कुल मिला के लैंड करने तक मेरा टोटल खर्चा क्या लग गया, वो सारा का सारा मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनेगा। क्वेश्चन उठता है ये हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले मटेरियल का परचेज वैल्यू जो है वो तो दिया रहेगा। अगर बाई चांस कोई ट्रेड डिस्काउंट है लेस जरूर कर देंगे। मान लो 2 मटेरियल है ए और बी। क्वेश्चन उठता है कैश डिस्काउंट लेस करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कैश डिस्काउंट लेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो फाइनेंशियल नेचर का है। अगला रास्ते में देखो लोडिंग चार्जेस लगा होगा वो जरूर आएगा, अनलोडिंग चार्जेस लगा होगा वो जरूर आएगा। अगर मान लो दोनों कॉस्ट मेरा टोटल में दिया हुआ है तो इसको क्वांटिटी के रेशियो में बांट भी देंगे। अगला रास्ते में जो फ्रेट है वो आएगा। अगर फ्रेट भी ए और बी का मिलाकर दिया हुआ है इसको क्वांटिटी के रेशियो में बांट देंगे। इसके बाद ट्रांजिट इंश्योरेंस जरूर आएगा।
अगर बाई चांस ये टोटल में दिया हुआ है तो देखो भैया इंश्योरेंस वैल्यू पे डिपेंड करता है, वैल्यू के रेशियो में इसको बांट देंगे। इसके अलावा अगर बाई चांस कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स है, कोई रिकवरेबल टैक्स है, रिफंडेबल टैक्स है, वो नहीं आएगा। अगर कोई नॉन रिफंडेबल या नॉन रिकवरेबल टैक्स है वो भी हम लोग जरूर लेंगे, वैल्यू के रेशियो में बांट देंगे। ठीक, इससे मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा, इससे मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। डन। तो बस यहीं तक हम लोग पढ़े। इसी के साथ हमारा मटेरियल का रिवीजन पूरा होता है, खत्म। डन।